Hello, students. How are you? Let's start today's session in the continuation of microorganisms, friend and foe. Our topic is pathogen. Pathogen is a Greek word made up of two words, pathos and gens. Pathos means disease, या sufferings, and gens means producer, यानी organisms which are heat producer of disease are known as pathogens. An organism causing disease to its host is called पैथोजन. उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं. पैथोजन क्या कहेंगे? पैथोजन क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस. अब तक हम इन लोगों को पढ़ चुके हैं और हमने इनके हार्म्स भी पढ़े ना. तो हर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब कुछ ना कुछ बीमारी फैलाते हैं ना. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पैथोजेंस कहेंगे. स्मॉल एनिमल्स लाइक वॉर्म, इंसेक्ट, लार्वा एंड सिंपली पैरासाइट. इनमें पैथोजेंस में नॉट ओनली वायरस, बैक्टीरिया आते हैं, बल्कि छोटे छोटे पैरासाइट्स भी आ जाते हैं, जैसे रिंग वॉर्म, टैप वॉर्म. ये जो आपकी बॉडी में हो जाते हैं ना, कभी कभी कीड़ हो जाते हैं पेट में, ये भी आपके पैथोजन कहलाएंगे. अभी हमने एक टर्म पढ़ा था, होस्ट पढ़ा था ना. पैथोजन क्या होते हैं? होस्ट में बीमारी फैलाते हैं. तो होस्ट कौन होता है? होस्ट वो होते हैं जो पैथोजन को कैरी कर रहे हैं. एन ऑर्गेनिज्म विच द पैरासाइट और पैथोजन अटेन्स मैच्योरिटी, यानी जिसकी बॉडी में रहकर पैथोजन अपने आप को बढ़ाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन गेन करते हैं, अपनी फैमिली इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं. जैसे आपने पढ़ा था क्लास 7th में, या अभी भी लास्ट जो चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दे आर होस्ट फॉर राइजोबियम बैक्टीरिया. लेग्यूमिनस प्लांट्स आर दी होस्ट ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. होस्ट हो जाते हैं. कई बार आपने डॉग के ऊपर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना, जैसे जिन्हें किलनियाँ कहते हैं. वो क्या होती हैं? डॉग के ऊपर होस्ट हो जाती हैं. डॉग क्या होता है उनके लिए? होस्ट. उनकी बॉडी पे वो छोटे छोटे किलनी जो होती हैं, या जो कीड़े होते हैं, वो बढ़ते हैं, तो वो होस्ट हो गया. अगर किसी के सिर में जुएँ हो जाएं, तो जो छोटे छोटे वो जुएँ हैं, लाइस, लीचेस जो होती हैं, ये क्या कहलाएंगी? हम उनके लिए होस्ट कहलाएंगे. ठीक है. तो होस्ट जो होते हैं, सम टाइप्स होस्ट कॉजेज डिजीज एंड देन होस्ट कैन बी कैटेगराइज. कभी कभी क्या होते हैं, जो होस्ट होते हैं वो बीमारी फैला भी देते हैं. ठीक है. जैसे कि हम बीमारी भी फैलाने लगे और बीमारी कैरी भी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या कहलाते हैं? होस्ट दो टाइप के. पहला होस्ट कहलाता है वेक्टर. क्या कहलाता है? वेक्टर. यानी वो होस्ट जो खुद तो बीमार नहीं होता, लेकिन उसके पास जो पैथोजन है वो क्या करता है? उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज देता है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइट. ठीक है. ये आपका जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है, ये किससे फैलती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से. किससे फैलती है? प्लाज्मोडियम जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है उससे फैलती है. ठीक है. और ये पाई किस में जाती है? फीमेल मस्कीटो एनोफ्लीज में. फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो होता है, ये क्या होता है? ये वेक्टर होता है. क्या होता है? वेक्टर. इसकी बॉडी में रहता है कौन? प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया. अब ये मच्छर जिसे काटेगा उसे मलेरिया हो जाएगा खुद. अब मलेरिया कैसे होगा? क्योंकि उसकी बॉडी से, जैसे जस्ट इमेजिन कि प्लाज्मोडियम है, जैसे कि यहाँ पर ना बता के अलग से बताता हूँ. प्लाज्मोडियम है. क्या है? प्लाज्मोडियम. अगर किसी ह्यूमन में फैल जाए तो उसे क्या हो जाता है? मलेरिया. क्या हो जाता है? मलेरिया. क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा. मलेरिया फैलता किससे है? एनाफ्लीज मस्कीटो से. एनाफेलीज फीमेल एनाफ्लीज से फैलता है. लेकिन
मस्कीटो ये बीमारी फैलाता है। मस्कीटो के पास प्लाज्मोडियम बनाता नहीं है, वो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी पे रहता है। तो ये जो एनाफ्लीज है ये खुद तो बीमार नहीं होता, ये किसी ह्यूमन को बीमार कर सकता है। तो ऐसे होस्ट जो किसी, अब जैसे किसी को मलेरिया हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास किसी इंसान के बैठने से उसे भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होस्ट जो बीमारी फैला सकते हैं लेकिन खुद बीमार नहीं होते उस बीमारी से, वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इन दिस एग्जाम्पल मस्कीटो इटसेल्फ रिमेन डिजीज फ्री बट न्यू होस्ट बिकम्स इन्फेक्टेड। यानी मच्छर जब काट के किसी दूसरे की बॉडी में वो प्लाज्मोडियम डाल देगा तो वो तो बीमार हो जाएगा, लेकिन मच्छर बीमार नहीं होता। तो ऐसे होस्ट जो खुद बीमार नहीं होते लेकिन अपनी बीमारी वाला पैथोजन दूसरे की बॉडी में डाल आते हैं, तो दे आर कॉल्ड वेक्टर। तो ये किसकी तरह होते हैं? व्हीकल की तरह होते हैं, केवल एक गाड़ी की तरह होते हैं। ये खुद तो इफेक्टेड नहीं होते लेकिन दूसरों को इफेक्ट कर देते हैं। अगले क्या होते हैं? कैरियर्स। क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये खुद भी बीमार हो सकते हैं। इनमें अगर कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाएगा तो ये खुद भी बीमार हो जाएंगे और दूसरे को भी कर देंगे। जैसे आजकल कोरोना का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो अगर किसी को कोरोना है तो कोरोना क्या होता है? कोरोना वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। अब किसी को कोरोना है और वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के पास जाएगा तो उसे भी कोरोना हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? कोरोना का कैरियर। क्या कहलाएगा? कैरियर कहलाएगा, वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर खुद बीमार नहीं होता लेकिन कैरियर खुद बीमार होता है, ठीक है। तो आजकल आपने अखबारों में पढ़े होंगे बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? कोरोना के कैरियर हैं। कैरियर मतलब वो तो खुद तो बीमार हैं और दूसरी जगह आ जाके दूसरों को भी बीमार कर देते हैं, ठीक है, तो वो कैरियर कहलाते हैं। तो ऐसे होस्ट जो बीमारी का पैथोजन कैरी कर रहे हैं, मतलब बीमारी का पैथोजन उनकी बॉडी में रह रहा है, घर बना लिया है, न्यूट्रिशन ले रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर वो खुद बीमार नहीं है तो वेक्टर है, लेकिन अगर वो खुद बीमार हो गए तो वो क्या है? कैरियर। लेकिन ये दोनों ही बीमारी फैलाएंगे, ये दोनों ही बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। फैलाएंगे तो दोनों ही, लेकिन बस एक होस्ट बीमार खुद नहीं होगा और दूसरा बीमार हो जाएगा। अब कुछ डिजीजेस पढ़ लो यहाँ पर। ये डिजीज़ जो है ये आपको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, आप इनकी डेफिनीशन भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख दीजिएगा तो ये इनकी डेफिनीशन भी कहलाएगी। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाम से क्लियर हो रहा होगा, कम्युनिकेट यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चली जाएं ऐसी बीमारियां कम्युनिकेबल कहलाएंगी, और जो एक से दूसरे में नहीं पहुंचती दे आर नॉट कॉल्ड या दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है आपका कि ये जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज किससे फैलती हैं? सबसे पहले तो वो फैलती हैं पैथोजन से। किससे फैलती हैं? पैथोजन से फैलती हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन स्केल को थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये किससे फैलेंगी? पैथोजन से फैलती हैं। नॉन इन्फेक्शियस ये पैथोजन से नहीं फैलती, क्योंकि फैलाने के लिए पैथोजन चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेबल पैथोजन से फैलेंगी, नॉन कम्युनिकेबल पैथोजन से कॉज नहीं होती। डिजीजेज ब्रॉट बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि ये बाहरी कारणों से होती हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं इनके कारण बाहर से होते हैं, यानी कि किसी मच्छर ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया या किसी दूसरे से आपको पहुंच गई। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं दे आर इंट्रिंसिक, यानी उनके कॉज आपकी बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। वो बाहर से कोई नहीं लाएगा, आपकी बॉडी के अंदर होंगे। जैसे पेट दर्द हुआ, ठीक है, तो पेट दर्द होने लगा तो उसका कॉज बाहर से नहीं है, उसके वैसे कई कॉज हो सकते हैं, कई कॉज हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिनके कॉज बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है, इंटरनल होंगे। तो सबसे पहले इन्फेक्शियस में क्या होते हैं? एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से होती है, और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल इंटरनल कॉजेस की वजह से होती हैं। दूसरा, इन्फेक्शियस डिजीज कैन पास फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ये बात तो क्लियर है। इन कम्युनिकेबल है मतलब कि एक डिजीज से हेल्दी को हो जाएगी। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसी को ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसा नहीं कि ये आप इन्फेक्टेड से किसी दूसरे को हो जाए, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर डायरेक्टली फ्रॉम एयर या किसी से भी फैल जाता है।
ये जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं किसी को भी एयर वाटर टच से फैल जाती हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल ये ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस एक टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, ये कैसी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये सबको ट्रांसमिट नहीं होती हैं। अगर किसी एक घर में किसी को कैंसर है तो उसके दूसरे को कैंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोरोना पॉजिटिव आपके घर में है तो आपके घर पे फिर खतरा है। आपने देखा होगा, अगर एक कोरोना वाला किसी कांटेक्ट में आता है तो उन सबको क्वारंटाइन किया जाता है, किया जाता है ना। अगला है टर्म हमारा, कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हाइजीन, आपने देखा होगा आजकल साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, हाइजीन रखा जा रहा है ना। आप हाथ धोएं कई बार, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करें उनको सैनिटाइज करें, ये कहा जा रहा है ना। तो जितनी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो सैनिटाइजेशन करने से, हाइजीन रखने से सही हो सकती हैं, हम उनसे बच सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं इनको हम सैनिटाइजेशन का इन पर कोई असर नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर सैनिटाइजेशन से नहीं होगा, आपको दूर होगा ना। आप साफ़ खाना खाने से एकदम से हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर आपको है तो आप हाइजीन और सैनिटाइजेशन ना करें। ये बात ध्यान रखें, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बट दीज फैक्टर कैन नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में कॉलरा, ट्यूबरोक्लोसिस, निमोनिया, चिकन पॉक्स आ जाती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस में हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। अब अगला टर्म है इम्यूनिटी। क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल टीवी पे बहुत ऐड आते हैं कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी ऐड बढ़े। देखा होगा ना, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, वो लोगों को वो सजेस्ट कर रहा है कि ये खाएं, ये ना खाएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी किन की वजह से होती है? एंटीबॉडीज़ की वजह से। किन की वजह से होती है? हमारी एंटीबॉडी। वैसे बहुत सी और चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको ज़्यादा ध्यान से समझते हैं। ये क्या होती हैं? वाई शेप्ड प्रोटीन। हमारी बॉडी का वाई शेप प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी में ही होता है ये, ठीक है। और बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल। ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उससे बनता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? पैथोजन को न्यूट्रलाइज करना। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई अनवांटेड पैथोजन एंटर होता है तो सबसे पहले तो उस बॉडी ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है, एंटीबॉडी उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है। अगर वो नहीं कर पाती तब हम क्या करते हैं? दवाइयाँ लेते हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा प्रोड्यूस करती है। खास बात क्या है? दे आर बाई शेप्ड प्रोटीन। पहली बात, कौन प्रोड्यूस करता है? सारी एंटीबॉडी की जो खास बातें हैं, ये बाई शेप प्रोटीन है, वाई शेप प्रोटीन है। प्रोड्यूस कौन करता है? प्लाज्मा सेल ब्लड में जो होती है। काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना पैथोजन को। ये बॉडी के अंदर ही होती है। अब क्या होता है, आपकी बॉडी कई बार क्या होगी, किसी पैथोजन को नहीं मार पाई तो हम क्या करते हैं? कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे स्पेशली बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल। तो वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो क्या करती हैं? दे डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया को रोकती हैं, वायरस को नहीं रोकेंगी, ये बात ध्यान रखना है। वायरस को रोकती नहीं है, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम आप मार्केट में आपने देखे होंगे, जैसे आपकी एमोक्सिसिलिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, सिफेलेक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, इस और आपकी मेट्रोनिडाजोल। ये आपकी क्या हैं? कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, ठीक है। नाम आपको याद रखने होंगे। खास बात जो याद रखनी है, एंटीबायोटिक्स डजंट वर्क फॉर वायरस। ये वायरल डिजीजेस के लिए यूज़ नहीं की जाती, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों में हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर, डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल स्टोर चले जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाला क्या होता है, कोई भी बीमारी हुई उसने एक एंटीबायोटिक आपको दे दी। अब क्या होता है, एंटीबायोटिक वायरस वाली डिजीज़ के लिए काम नहीं करती। जैसे आपको फ्लू, कोल्ड हो जाए तो क्या होते हैं, वो एक एंटीबायोटिक दे देते हैं और आपको फ्लू की मेडिसिन दे देते हैं।
और आप घर आते हैं उसे खा लेते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कौन जाएगा डॉक्टर के पास पर्चा बनवाने, 100-200 रुपये डॉक्टर साहब एक्स्ट्रा ले लेंगे, और जो मेडिकल स्टोर वाला है वो 15-20 रुपये में दवा दे के आपको सही कर देगा। लेकिन उसका नुकसान आप नहीं जानते, मतलब बहुत हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो जो मेडिकल स्टोर वाला है वो आपको क्या करेगा, एंटीबायोटिक दे देगा। अब जो आपका फ्लू कोल्ड है ये वायरस से कॉज होता है। कैसा होता है? वायरल। और एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करती, तो वो किस पे काम करेगी? अब वायरस पे काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं तो काम करेगी। तो आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होगा वो उसे मार देगी। मतलब उसने बुरा नहीं मार पाया तो वो क्या करेगी, जो अच्छा है उसे मार देगी। और जब अच्छा मार देगी तो उससे आपकी बॉडी का नुकसान होता है। तो ये वार्निंग याद रखने वाली है हमेशा। ठीक है, मिस यूज़ एंड ओवर यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है। तो देखो पॉइंट वाइज हम समझते हैं। पहली बात को, टेक इन एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट नीडेड, एक्सेलरेट इमरजेंसी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी में अगर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको कोल्ड हो गया है, आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि जब आगे चल के कुछ समय बाद क्या होंगी, वो दवाइयाँ आपकी बॉडी पे काम करना बंद कर देंगी। काम करना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। आपकी बॉडी पर अनवांटेड यूज होने की वजह से वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो बीमारी से लड़ना बंद कर देंगी। फिर क्या होगा, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन कॉज बैक्टीरिया टू बिकम रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी का जो गुड बैक्टीरिया होगा, मीन्स की जो ट्रीटमेंट है आपका वो लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं करेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज द बैक्टीरिया इटसेल्फ, ये अपने आप में बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। अब आप जबरदस्ती किसी बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो ये हार्मफुल होगा कि नहीं होगा? आपको बीमारी नहीं है, आपने ज़बरदस्ती उस चीज़ को डाल लिया। तो एंटीबायोटिक को खाना मतलब आप वायरस बैक्टीरिया को ही खा रहे हैं। अब एक्चुअली वायरस नहीं, बैक्टीरिया को ही खा रहे हैं। अब वो बैक्टीरिया हमेशा आपके लिए गुड नहीं होगा, वो नुकसान भी कॉज करेगा। अगली बात करें, बैक्टीरिया बिकम्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, कॉमन इन्फेक्शन विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेबल। अब क्या होगा, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से क्या होगा, अब आपको हाई पावर बार बार बढ़ाते रहना पड़ेगा और धीरे धीरे क्या होंगे, आपके ट्रीटमेंट आसानी से नहीं हो पाएंगे, आप और बीमार हो जाया करेंगे और नॉर्मल दवा आप पे काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन कैन अफेक्ट एनीवन, ये किसी भी ग्रुप के बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, किसी भी हेल्दी पर्सन को, किसी भी एडल्ट को, किसी ओल्ड पर्सन को ये नुकसान कर सकती है। यानी कि एंटीबायोटिक बहुत हार्मफुल हुई हमारी बॉडी के लिए, कंट्री के लिए। लॉन्गर हॉस्पिटल्स, यानी कि अब आप जब सही नहीं होगे बहुत लंबे समय तक, क्या होगा, तो आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा ना। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक अनवांटेड तौर पे नहीं लेनी है। ये सारी बातें आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी हार्मफुल। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं कि आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें, और केवल जो सबसे खास बात है, हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की कंसल्ट पे ही उसे खाएं। ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि कितनी एंटीबायोटिक कब तक देनी है, मेडिकल स्टोर वाले नहीं जानते। ठीक है, तो आप रुपए पर्चे के मत बचाइए, क्योंकि डॉक्टर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बचाता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले इस बारे में नहीं सोचते। बस वो ये सोचते हैं कि बस आप सही हो जाओगे तो आप बार बार उनके यहाँ दवा लेने जाओगे, भले ही आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म होती चली जाए। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम दवाई लें तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लें, अनक्वालिफाइड झोला छाप डॉक्टर से ना लें। ठीक है, अब एंटीबायोटिक में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ये केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये केमिकल क्या होते हैं? जो बाहर बनाए जाते हैं, और दोनों का काम सेम होता है, लेकिन केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स से बनाते हैं, ये बॉडी बनाती है, ये माइक्रोब बनाते हैं। मतलब हम बैक्टीरिया या फंगी एल्गी को लेके बनाते हैं इन्हें। प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर बनेंगे, ये एक्सटर्नली बनाए जाते हैं। ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। फर्मेंटेशन, द टर्म फर्मेंटेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेरवेयर। किससे बनाया गया है? फेरवेयर नाम के एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? बॉयल करना। क्या होता है? बॉयल करना। कन्वेंशनल डेफिनेशन क्या होती है? मतलब जो सही डेफिनेशन है, वैसे आपकी बुक में दिया होगा, शुगर का
एल्कोहल में कन्वर्ट होना, शुगर का एल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन जो सही डेफिनेशन होती है, दिस इज फर्मेंटेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल यूजिंग माइक्रोब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जैसे कॉमन एग्जांपल है, ग्लूकोज को हम ईस्ट की प्रेजेंस में अगर रख दें, कुछ देर के लिए ओवरनाइट रख दें, तो उससे इथेनॉल मतलब अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 आप जानते ही होंगे। फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब फर्मेंटेशन करते क्यों हैं? तो फर्मेंटेशन क्या होता है? रिच इन प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन हेल्प मेंटेन अ हेल्दी गट। आपने देखा होगा जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छे भी होते हैं, प्रोबायोटिक्स। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, एक ऐड आता है याकुल्ट का, ठीक है, या प्रोबायोटिक्स होते हैं जिनको खाने से हमारा गट, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन होती है। तो फर्मेंटेड फूड खाने से क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइनल फूड जो कैनाल है ये सही होती है। फर्मेंटेशन इज यूज वाइडली फॉर एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक मतलब शराब बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब उनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, उससे हम क्या बना देते हैं? एल्कोहल बना लेते हैं। फर्मेंटेशन से हम ब्रेड भी बनाते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड बनाया जाता है, या ये जो आपके दही बड़े होते हैं, तो दही बड़े में भी हम कई बार यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है, इसका इस्तेमाल करके हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बनाते हैं। फर्मेंटेशन इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू जनरेट इथेनॉल, मतलब कि बहुत ज़्यादा बायोफ्यूल बनाने के लिए, मतलब इथेनॉल एक बायोफ्यूल भी होता है, मतलब एक फ्यूल, बायोलॉजिकल फ्यूल। ये आपके आगे चल के 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा बायोलॉजिकल फ्यूल क्या होते हैं। ठीक है, या आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि बायोलॉजिकल फ्यूल क्या होते हैं पता करके। तो लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस करने के लिए हम फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज के टॉपिक्स आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।